Assalamu alaikum students. I hope all of you would be having a great time at your homes. So students, again we are here for the next topic, invertebrate sensory receptors. Basically, now we are going to start the next chapter, communication 2. It's a chapter that we have left for because of the shortage of the time, and now we are going to start this chapter, and the specifically that topic is invertebrate sensory रिसेप्टर्स. तो पहले हम इनवर्टिब्रेट्स के अंदर पाए जाने वाले सेंसरी रिसेप्टर्स को डिटेल में पढ़ेंगे, देन वी विल मूव टूवर्ड द वर्टिब्रेट सेंसरी रिसेप्टर्स. तो इसमें से आपसे पहले मैंने एक असाइनमेंट बनवाई थी. वो असाइनमेंट बनवाने का मकसद ये था कि आपको थोड़े से रिसेप्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए कि ये रिसेप्टर्स क्या होते हैं, हमें इनकी ज़रूरत क्यों होती है, ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्यों पाए जाते हैं. तो बच्चे स्पेसिफ़िकली अगर हम बात करते हैं सेंसरी रिसेप्टर्स की, तो सेंसरी रिसेप्टर्स दीज आर द सेल और दीज आर द स्ट्रक्चर्स जो कि इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन को, इन्वायरमेंट में आने वाले जितने भी चेंजेस होते हैं उनको रिसीव करते हैं और हमारे ब्रेन तक उन मैसेजेस को पहुंचाते हैं कि बाहर ये इन्वायरमेंट में ये चेंज आ रहा है, हमने उसको इस तरह से कवर करना है. तो इसलिए आप कह सकते हो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने हैबिटेट में, अपने एक इन्वायरमेंट में, स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में सरवाइव करने के लिए उसको जो है वो रिसेप्टर्स की ज़रूरत होती है. तो यहाँ पर इनवर्टिब्रेट्स में पाए जाने वाले कुछ बहुत सारे जो है वो रिसेप्टर्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे. ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, हम इनको थोड़ा थोड़ा सा जो है वो डिस्कस करते जाएंगे बिकॉज वी हैव शॉर्टेज ऑफ द टाइम. और इससे पहले जो है वो हम कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में जितना मैक्सिमम हो सका उसको क्लियर करवाएं, बाकी जो रह जाएगा इंशाल्लाह उसको भी हम क्लियर कर लेंगे. सो एंड द फर्स्ट वन इज़ दी बैरो रिसेप्टर्स. बैरो रिसेप्टर्स बेसिकली बैरो स्टैंड फॉर वेट. तो बैरो रिसेप्टर्स वो होते हैं जो कि जो कि इन्वायरमेंट में आने वाले प्रेशर की चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं. स्टूडेंट्स डोंट फॉरगेट टू ओपन योर बुक एट द सेम टाइम, क्योंकि जो मैं आपको इन तमाम रिसेप्टर्स की डिटेल्स बताने जा रही हूँ वो तमाम पॉइंट्स, वो तमाम चीज़ें आपकी बुक के अंदर लिखी हुई हैं, उसके अंदर मेंशन की हुई हैं. आपने साथ साथ बुक खोलते जाएं, साथ साथ उन पॉइंट्स को हाईलाइट करते जाएं, पॉइंट आउट करते जाएं. आपने जस्ट जो है वो सिर्फ उन पॉइंट्स को ही मद्देनज़र रखते हुए अपने मिड टर्म्स की जो है वो तैयारी करनी है. तो बैरियो रिसेप्टर्स वो होते हैं जो कि प्रेशर चेंजेस को डिटेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन इनका एग्जैक्ट क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या इनका स्पेसिफिक मैकेनिज़्म होता है, किस तरह से ये प्रेशर में आने वाली चेंजेस को डिटेक्ट कर लेते हैं, ये चीज़ जो है वो स्टिल अंडर कंसिडरेशन है. ज़ूलॉजिस्ट इसके ऊपर जो है वो स्टिल वर्क कर रहे हैं. और उसके बाद ये क्रोस्टेशियंस, ये टीनोफोर्स, ये जेलीफिशेस वगैरह में ये रिसेप्टर्स पाए जाते हैं. एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ द कीमो रिसेप्टर्स. कीमो स्टैंड फॉर केमिकल्स. तो ये जो है ना वो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले डिफरेंट केमिकल्स को, डिफरेंट केमिकल्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए ये यूज़ होते हैं. तो कीमो रिसेप्शन बेसिकली ये वो है जिसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया, और ये मोस्ट यूनिवर्सल सेंस है. यूनिवर्सल का मतलब कि डिफरेंट केमिकल्स को डिटेक्ट करने की जो सेंस है वो तमाम एनिमल्स में पाई जाती है. बहुत सारे इनवर्टिब्रेट्स में, बहुत सारे वर्टिब्रेट्स में ये जो है वो डिवेल्प होती जा रही है. तो आप कह सकते हो इट इज़ द मोस्ट डिवेल्प एंड द मोस्ट यूनिवर्सल सेंस इन ऑल द एनिमल किंगडम. तो इसमें अब ये होता है कि जब आप सिंपल इनवर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, जैसे आप प्रोटोजोन्स की बात करते हैं, तो उनमें ये थोड़ा सिंपल स्ट्रक्चर होगा. उसके बाद आप थोड़े से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की तरफ जाएंगे तो ये कीमो रिसेप्शन थोड़ी ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो है वो होती जाएगी. तो उसके बाद वो कहते हैं कि जैसे प्रोटोजोन्स होते हैं वो अपने अवॉइडेंस बिहेवियर के लिए, अवॉइडेंस बिहेवियर मतलब कि अनफेवरेबल जो इन्वायरमेंट होता है उससे अवॉइड करने के लिए जो है वो इस सेंस को यूज़ करते हैं. डिफरेंट अल्कली, डिफरेंट सॉल्ट, डिफरेंट एसिड्स, ये वो चीज़ें होती हैं जो कि प्रोटोजोन्स को नुकसान पहुंचाती हैं, लिहाजा वो इन चीज़ों से अवॉइड करते हैं और इनसे अवॉइड करने के लिए वो इन रिसेप्टर्स को यूज़ कर रहे होते हैं.
उसके बाद जो है वो आप बात करते हैं तो बहुत सारे इन्वर्टिब्रेट्स और भी होते हैं जिनके पास केमिकल्स को जो केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं, जो डिफरेंट केमिकल्स को रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। इसमें वो कहता है कि बहुत सारे आपके जो फंक्शंस होते हैं, जैसे ह्यूमिडिटी डिटेक्शन के इन्वायरमेंट में कितनी ह्यूमिडिटी है उसको डिटेक्ट करने के लिए, पीएच असेसमेंट के इन्वायरमेंट की पीएच जो है वो क्या चल रही है अपने प्रे को ट्रैक करने के लिए, फूड की रिकग्निशन में और बहुत सारी मेट की लोकेशन में जो है वो इन कीमोरिसेप्टर्स को यूज़ किया जाता है। किस तरह से यहाँ ये फिनोमेना किस तरह से काम करता है, इसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक एनिमल है, वो एक कीमोरिसेप्टर एक केमिकल जो है वो सिक्रीट कर रहा है, वो केमिकल किसी दूसरे एनिमल के लिए जो है ना वो ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए उसका प्रे भी हो सकता है या उसका वो प्रेडेटर भी हो सकता है। तो उस केमिकल को डिटेक्ट करते हुए ऑर्गेनिज्म इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकता है क्योंकि इन्वायरमेंट में ये केमिकल है, इसका मतलब मेरा प्रे या मेरा प्रेडेटर इधर ही कहीं आसपास है। उसके बाद हम बात करते हैं जियो रिसेप्टर्स की। जियो स्टैंड्स फॉर ग्रेविटी, अर्थ। तो ये वो होते हैं जो कि ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी को डिटेक्ट करते हैं, उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। सबसे कॉमन टाइप जो होती है जियो रिसेप्टर्स की, दैट इज़ दी स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट बेसिकली एक रिसेप्टर है। उसका अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें तो आप अपनी बुक के 470 पेज के ऊपर एक डायग्राम बनी हुई है स्टेटोसिस्ट की, उसके ऊपर ज़रा एक नज़र दौड़ाएं तो आप देख सकते हैं कि एक सेल है, उसके अंदर एक चैम्बर है, उस चैम्बर के अंदर एक फ्लूइड है, साथ में एक छोटा सा एक ग्रैनुल मौजूद है जिसको आप स्टेटोलिथ कहते हैं। अब आपके पास एक सॉलिड कोई चीज़ हो, उसके अंदर फ्लूइड हो, उसके अंदर जो है वो आपने कोई रेत के ज़र्रात या फिर उसके अंदर आपने कोई छोटी सी बॉल डाली हो, तो जब जैसे जैसे आप उस बॉल को मूव करते जाएंगे, उस पूरे स्ट्रक्चर को आप सॉलिड मैस को जैसे जैसे मूव करेंगे, साथ साथ में वो बॉल जो है वो इस तरह से मूव करेगी कि वो ग्रेविटी की तरफ अट्रैक्ट होती जाएगी। उस बॉल के मूव करने से आपको पता चलता रहेगा कि ये यहाँ पर ग्रेविटी जो है वो असरअंदाज हो रही है। इन द सेम वे ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके पास स्टेटोसिस्ट होते हैं उनके पास वो एक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर फ्लूइड है, फ्लूइड के अंदर स्टेटोलिथ है यानी कि एक ग्रैनुअल है। तो जब वो मूव करेंगे फ्लूइड मूव करेगा, फ्लूइड के साथ साथ वो जो ग्रैनुअल होगा वो दोबारा से बॉटम पोजीशन पर यानी कि ग्रेविटी की तरफ अट्रैक्ट होता जाएगा। तो इस चीज़ से जो है वो अपनी ग्रेविटी को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद स्टेटोसिस्ट जो होती हैं वो गैस्ट्रोपोड्स में पाए जाते हैं, स्फेलोपोड्स में, क्रस्टेशियंस में, पॉलीकिड्स में, नेमाटीन्स में, ये तमाम चीज़ों में स्टेटोसिस्ट जो हैं वो पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ द रिसेप्टर इज़ द हाइग्रो रिसेप्टर। हाइग्रो स्टैंड्स फॉर मॉइस्ट। मॉइस्ट क्या होता है? हमारी एयर में वाटर का जो कंटेंट होता है उसको हम मॉइस्चर कहते हैं। तो हाइग्रो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो मॉइस्चर को डिटेक्ट करने के लिए या फिर यू कैन से कि ये जो एयर का वाटर कंटेंट होता है ये उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। कुछ इंसेक्ट होते हैं उनके पास हाइग्रो रिसेप्टर्स मौजूद हैं जो कि उनके लिए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में उनकी हवा में ह्यूमिडिटी को या आप कह लो कि मॉइस्चर को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि मैकेनिज़्म आलमोस्ट सब रिसेप्टर्स का काम करने का सेम होता है कि इनको बाहर से सेंसरी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं, देन ये एक्टिवेट होते हैं। पहले ग्रेडेड पोटेंशियल जनरेट होता है। अगर ग्रेडेड पोटेंशियल जो है वो एक्शन पोटेंशियल में चेंज हो जाता है तो नर्व इम्पल्स जनरेट होती है। अगर बाहर से आने वाला स्टिमुलाई इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। उसके बाद हम बात करते हैं फोनो रिसेप्टर्स की। फोनो रिसेप्टर्स ये वो होते हैं जो कि साउंड्स को रिस्पॉन्ड करते हैं। डिफरेंट साउंड्स को रिस्पॉन्ड करने के लिए फोनो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। ये अरैक्निड, सेंटीपीड्स वगैरह में, इंसेक्ट वगैरह में ये मौजूद होते हैं। तो अब होता क्या है कि बेसिकली जो फोनो रिसेप्टर्स होते हैं ये साउंड्स को जो है ना वो डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन इसकी तरह का एक स्ट्रक्चर होता है टिम्पैनिक या फिर टिम्पैनल ऑर्गन्स जो कि डिफरेंट सबस्ट्रेट बोर्न वाइब्रेशंस को इंड्यूस करने के लिए या डिटेक्ट करने के लिए जो है ये यूज़ होते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि साउंड इंड्यूस्ड वाइब्रेशंस को ये डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। तो टिम्पैनिक बेसिकली क्या होती है कि ये एक मेम्ब्रेन होती है, ये कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग होती है जो कि एक इंटरनल सैक को कवर कर रही होती है। तो होता क्या है यहाँ पर आप अगर डायग्राम देख लें साथ में, तो ये एक ट्रेकिया है और उसके साथ टिम्पैनम बनी हुई है और साथ में जो है वो टिम्पैनल कैविटी है। कोई साउंड आएगी तो ये टिम्पैनम वाइब्रेट करेगी। जब ये टिम्पैनम वाइब्रेट करेगी तो एज अ रिज़ल्ट कहता है वहाँ पर जो होता है ना ये इसके वाइब्रेशन से जो भी प्रेशर की वजह से वाइब्रेशंस आ रही होती हैं
उसकी वजह से ट्रैकिया जो होता है उसके अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करते हैं, जो कि इनके हाई सेंटर तक ये मैसेज लेकर जाता है कि ये वाइब्रेशन जो हैं वो आ रही हैं, यानी कि ये साउंड जो हैं वो रिसीव हो गई हैं। उसके बाद साउंड्स को डिटेक्ट करने के लिए एक और तरह के ऑर्गन्स भी मौजूद होते हैं, जिनको हम ऑर्गन्स ऑफ टोमोस्फेरी भी कहते हैं। उसके बाद आते हैं फोटो रिसेप्टर्स। फोटो स्टैंड्स फॉर लाइट, तो ये वो रिसेप्टर्स होते हैं जो लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं। हर तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास फोटो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, जो कि किसी न किसी तरीके से काम कर रहे होते हैं। तो अगर आप किसी सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म को, सिंपल इनवर्टिब्रेट को, सिंगल सेल इनवर्टिब्रेट को उठाकर देखते हैं तो उनके पास बहुत सिंपल जो है ना वो फोटो रिसेप्टर्स मौजूद होंगे, दैट इज़ द स्टिग्मा। स्टिग्मा बेसिकली फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन जैसे कि यूग्लिना वगैरह में ये मौजूद होता है। इसके पास लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं, जिनको जो है वो हम इनके पास डिफरेंट पिगमेंट्स भी मौजूद होते हैं और लाइट के सेंसिटिव सेल्स भी मौजूद होते हैं, और जो पिगमेंट्स होते हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज़ होते हैं। अब क्योंकि इनवर्टिब्रेट बजाते खुद एक बहुत सिंपल होते हैं, और अब हम उन इनवर्टिब्रेट्स में से भी हम प्रोटोजोन्स की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत ही सिंपल सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो उनकी जो ये स्टिग्मा है उनके पास, वो सिर्फ उनको लाइट की तरफ ओरिएंट करने में, लाइट की डायरेक्शन उनको बताने के लिए यूज़ होता है। अदरवाइज़ इमेज बनाने में या फिर उनको ये बताने में कि यहाँ पर चेयर पड़ी है, यहाँ टेबल पड़ा है, एग्जैक्ट इमेजेस वगैरह बनाने में ये स्टिग्मा जो है वो यूज़ नहीं होता, क्योंकि ये बहुत सी सिंपल स्ट्रक्चर है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑसिलस की। तो ऑसिलस बेसिकली स्टिग्मा से थोड़ा ये ज़्यादा डिवेल्प होता है। ये मौजूद होता है, आप कह सकते हो कि इसमें ये थोड़ी सी जो होते हैं ना सिंपल इनवर्टिब्रेट्स में भी, ये बेसिकली ये भी इनवर्टिब्रेट्स में ही पाया जाता है। तो इसमें होता क्या है कि इसके पास लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, इन सेल्स को हम रेटिन्यूलर सेल्स कहते हैं, और इनके पास लाइट को एब्जॉर्ब करने वाले पिगमेंट्स भी होते हैं। उसके बाद जो है ये पिगमेंट्स जो होते हैं ये डिफरेंट लाइट में आने वाली चेंजेस को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। तो जब इनफ लाइट जनरेट हो जाती है, इनफ लाइट में चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से ये न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं, इन रिसेप्टर्स के अंदर पाए जाने वाले न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं। एज अ रिजल्ट एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, नर्व इम्पल्स कंडक्ट हो जाती है। तो सबसे सिंपल था स्टिग्मा। उसके बाद आता है ऑसिलस। ऑसिलस के बाद हम बात करते हैं कंपाउंड आई की। तो स्टिग्मा जस्ट होता क्या है कि ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को लाइट की तरफ ओरिएंट करने में यूज़ होता है। ऑसिलस जस्ट किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये कह सकता है कि अब लाइट है, अब डार्क है। ये भी इमेज नहीं बना सकता, ये भी वेल डेवलप आई विजन जो है वो नहीं दे सकती। तो उसके बाद हम बात करते हैं कंपाउंड आई की, जो कि एक ऑसिलस से ज़्यादा डिवेल्प होती है। आर्थ्रोपोड्स में, इंसेक्ट में ये बहुत ज़्यादा डिवेल्प होती है। इसके पास बहुत सारे सब यूनिट्स होते हैं, इन सब यूनिट्स को हम ओमेटोरिया कहते हैं। तो जो क्योंकि हमने बात की कि आर्थ्रोपोड्स में कंपाउंड आई सबसे ज़्यादा डिवेल्प होती है, तो ये जो है वो एग्जैक्ट आप कह सकते हो कि इसमें ज़्यादा सारे थाउजेंड्स ऑफ सब यूनिट्स मौजूद होते हैं, जिनको ओमेटिडिया कहते हैं। इन ओमेटिडिया का काम क्या होता है कि लाइट को गैदर करते हैं, ये लाइट को स्कैटर्ड नहीं होने देते, ये इमेज बनाने में हेल्प कर रहे होते हैं। ये जो डिफरेंट एडजेसेंट ओमेटोरियाज होते हैं ये आपस में समटाइम ओवरलैप करते हैं, मिलकर काम कर रहे होते हैं। तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि ये जो है ना कि मिलकर एक इमेज बनाते हैं, एक अच्छी विजुअल फील्ड जो होती है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को देते हैं। उसके बाद आती है कॉम्प्लेक्स कैमरा आई। कैमरा आई बेसिकली ये स्क्विड्स और ये ऑक्टोपसेस वगैरह में पाई जाती है। इसकी रिजेम्बलेंस है, बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस है इसकी वर्टिब्रेट्स के अंदर पाई जाने वाली आई के साथ। और इसको कैमरा आई क्यों कहते हैं, जैसे आप कैमरे के साथ कोई पिक्चर ले रहे होते हो तो इनकी जो आइज़ होती हैं वो भी बिल्कुल वैसे ही इनको आई विजन प्रोवाइड कर रही होती हैं। तो ये इसके बारे में भी स्पेसिफिक बातें थी कि ये वर्टिब्रेट्स की आई के साथ ज़्यादा मिलती है। कैसे मिलती है? क्योंकि इसके पास कॉर्निया, लेंस और इसके पास जो है लाइट के ऊपर फोकस करने वाले स्ट्रक्चर्स को हम रेटिना कहते हैं, ये तमाम स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर्स की, दैट इज़ दी प्रोप्रियोसेप्टर्स। प्रोप्रियोसेप्टर्स वो होते हैं जिनको हम स्ट्रेच रिसेप्टर्स भी कहते हैं। मतलब क्या है इस बात का कि ये डिफरेंट टेंशन, ये बेंडिंग, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म का कंप्रेशन, उसकी स्ट्रेचिंग, मतलब कि आप कह सकते हो कि उसकी बॉडी की पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए, बॉडी की पोजीशन को डिटरमिन करने के लिए जो है ये यूज़ होते हैं। ये रिसेप्टर्स जो होते हैं ये एनिमल को एक पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि उसके बॉडी पार्ट्स की किस तरह से मूवमेंट होनी है और उसके बॉडी पार्ट किस तरह से मूव कर रहे हैं, या उसकी एक बॉडी पार्ट की दूसरे बॉडी पार्ट के लिहाज से क्या पोजीशन है।
तो ये जो है वो अपेंडिजेस में, जॉइंट्स में, एक्सटेंसर मसल्स वगैरह में ये पाए जाते हैं। और इस तरह से जो है ये डिफरेंट आप कह सकते हो कि इंफॉर्मेशन जो है ये प्रोवाइड कर रहे होते हैं। उसके बाद आते हैं टेक्टाइल रिसेप्टर। टेक्टाइल स्टैंड्स फॉर टच। ये वो रिसेप्टर्स होते हैं जो टच को फाइंड आउट करते हैं। मतलब कि जैसे आपकी स्किन में टच रिसेप्टर्स होते हैं, तो कोई आपको टच कर रहा होता है तो इससे आपको जो है वो टच वाली फीलिंग्स जो होती हैं वो आ रही होती हैं, क्योंकि आपकी सेंसरी न्यूरॉन्स उसमें एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये वो होते हैं जो कि टच के लिए स्पेसिफाइड होते हैं। बेसिकली ये कहाँ पर मौजूद होते हैं, ये जो एपिडर्मिस होती है या फिर जो स्किन होती है उसके एपिथेलियल सेल्स में ये मौजूद होते हैं। उसके अलावा इनमें हेयर्स, स्पाइन्स, स्केल्स, ट्यूबरसल्स की फॉर्म में ये मौजूद होते हैं। हेयर्स तो स्पेसिफिकली मैमल्स में पाए जाते हैं, लेकिन ये स्पाइन्स, इनके कांटे और ये ब्रिस्टल्स और ये सिटाई वगैरह, सिटाई छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये जैसे अर्थवर्म्स वगैरह के ऊपर आपको नज़र आ रहे होते हैं, तो ये इनके ऊपर मौजूद होते हैं। जैसे ही कोई बॉडी कोई भी चीज़ इनके साथ टकराएगी तो ये उसके साथ जाकर जो है ना ये तो ये फ़ौरन से कोई बॉडी पार्ट इनके साथ टकराता है तो ये वाइब्रेट करते हैं। जब ये वाइब्रेट करते हैं तो सेंसरी न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं। जब सेंसरी न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं तो क्योंकि ये रिसेप्टर्स टच के लिए हैं तो इसलिए वो मैसेज लेकर जाएंगे कि अब जो है वो यहाँ से इस पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट के साथ ये बॉडी पार्ट टच हुआ है। हाँ जी, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्मोरिसेप्टर्स की। थर्मोरिसेप्टर्स वो होते हैं जो कि टेम्परेचर चेंजेस को रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। कुछ इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं जो कि डायरेक्टली इन्वायरमेंट में आने वाली चेंजेस को डिटेक्ट कर रहे होते हैं, जैसे कि पैरामीशियम वगैरह होते हैं। ये ऐसे एरियाज़ में रह रहे होते हैं जहाँ पर वाटर टेम्परेचर मॉडरेट होता है। कुछ ऐसे होते हैं कि जो ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर टेम्परेचर जो ज़्यादा टेम्परेचर में रहते हैं, कुछ कम टेम्परेचर में रहते हैं। तो इन ऑर्गेनिज्म को कैसे पता चलता है कि हमने यहाँ पर रहना है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट है, हमारे रहने के लायक है। तो बेसिकली वो टच रिसेप्टर्स होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होते हैं, जो कि इनको इस बात का पता बताते हैं कि ये टेम्परेचर इज़ मॉडरेट फॉर दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ तक थी इनवर्टिब्रेट्स की बात। इनवर्टिब्रेट्स के रिसेप्टर्स यहाँ पर होते हैं कंप्लीट। अब हम बात करते हैं वर्टिब्रेट्स के सेंसरी रिसेप्टर्स की। तो वर्टिब्रेट्स में क्योंकि वर्टिब्रेट्स खुद ज़्यादा डिवेल्प हैं तो उनके पास बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो कि ज़्यादा डिवेल्प हैं एज़ कम्पेयर टू इनवर्टिब्रेट्स। तो इन द सेम वे जो सेंसरी रिसेप्शन है वो भी वर्टिब्रेट्स में बहुत ज़्यादा डिवेल्प होगी एज़ कम्पेयर टू इनवर्टिब्रेट्स। तो ये जो स्टार्टिंग पैराग्राफ है यहाँ पर वो आपको एग्जांपल देता है कि एक फ़िश है जो कि एक मॉडरेट इन्वायरमेंट में रहती है, एक फ़िश है जो कि ऐसी जगह पर रहती है जहाँ पर पानी थोड़ा ज़्यादा ठंडा होगा, एक फ़िश या एक एम्फीबियन एक ऐसी जगह पर रहेगा जहाँ पर पानी जो होगा वो आप कह सकते हो कि थोड़ा ज़्यादा गर्म होगा। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे सर्वाइव कर रहे होते हैं इन तमाम इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के ऊपर। तो बेसिकली इसमें आप ये कह सकते हो कि इनके पास ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि इनको ये तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर नॉर्मल है, हमने यहाँ पर रहना है, यहाँ पर टेम्परेचर हमारे रहने के काबिल नहीं है, हमने यहाँ नहीं रहना। टेम्परेचर के साथ साथ और भी बहुत सारी ऐसी जो है ना वो सिचुएशंस होती हैं, कंडीशंस होती हैं जिनको फॉलो किया जाता है, जैसे एयर कंटेंट हो गया, मॉइस्चर हो गया, प्रेशर हो गया। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये ऑर्गेनिज्म अपने रिसेप्टर्स की मदद से फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लैटरल लाइन सिस्टम एंड इलेक्ट्रिकल सेंसिंग की। बेसिकली बच्चों लैटरल लाइन सिस्टम एक सिस्टम है जो कि फिशेस में स्पेसिफिकली और एम्फीबियंस में भी ये समटाइम्स पाया जाता है। यहाँ पर बेसिकली इसके दो काम होते हैं, एक तो कि इलेक्ट्रिकल सेंसेस में इन्वॉल्व होता है, दूसरा ये कि ये जो होता है ना ये मैकेनो रिसेप्टर्स में यानी कि डिफरेंट मैकेनिकल स्टिमुलाई को रिसीव करने में भी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को हेल्प कर रहा होता है। तो लैटरल लाइन सिस्टम इलेक्ट्रिकल सेंसिंग में किस तरह से यूज़ होता है, बेसिकली बच्चों इसके लिए आपको एक टर्म जो है वो समझने की ज़रूरत है कि ये इलेक्ट्रिकल सेंसिंग क्या होती है। इलेक्ट्रिकल सेंसिंग मतलब क्या है कि कुछ फिशेज़ होती हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करती हैं। कुछ फिशेज़ जब पानी में रहती हैं, वाटर बॉडीज़ में रह रही होती हैं तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर रही होती हैं। वो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो उसके लिए डिफेंस के तौर पर भी काम कर रहा होता है। जैसे एक जगह पर फिश जा रही है, वो अपने इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट कर देगी। उससे ये होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब उस करंट के अंदर उस जो उसने एरिया उसकी करंट फील्ड था उसके अंदर अगर कोई आ रहा है तो उसको पता चल जाएगा कि ये मेरी फील्ड के अंदर आया है। इसी तरह जो फिश या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो उस करंट की फील्ड में आ रहा है उसको भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर करंट है, इसका मतलब इसके इर्द गिर्द कहीं पर कोई ना कोई प्रेडिटर मौजूद है।
तो जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर रही है वो इलेक्ट्रिक जनरेशन काम कर रही है, जो इलेक्ट्रिक करंट को रिसीव कर रही है वो इलेक्ट्रिक करंट को सेंस कर रही है, इलेक्ट्रिकल सेंसेस में इन्वॉल्व है। तो इलेक्ट्रिकल सेंसिंग के लिए इलेक्ट्रोलाइन सिस्टम के अंदर जो स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं उनको एम्पुलरी ऑर्गन्स कहते हैं। यहाँ पर आपकी बुक 474 के ऊपर डायग्राम बनी हुई है, उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि ये एक फ़िश है, फ़िश की एपिडर्मस नज़र आ रही है, उस एपिडर्मस के ऊपर एक पोर है, उस पोर के अंदर आप जाएंगे जब तो मतलब आप नहीं, अगर आप देखें उसको जस्ट, तो उसके बाद क्या होता है कि दरमियान में जाकर एक एम्पुलरी स्ट्रक्चर, एक एम्पुलरी ऑर्गन बन जाता है। तो जब वाटर इस पोर के अंदर से होता है वो एम्पुलरी ऑर्गन तक जाएगा तो वो उससे इस चीज़ का पता चला लेंगे कि जो वाटर आ रहा है क्या उसमें इलेक्ट्रिक करंट है या फिर क्या उसमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं है। तो ये अपने किसी भी अगर उनको पता चल जाता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट है तो वो उसको देखेंगे कि कौन सा इलेक्ट्रिक करंट है, क्या ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्या ये बहुत लाइट है। और फिर उनको ये भी इस चीज़ की ऑलरेडी सेंस होती है कि जो हमारा प्रे है वो एक जो है वो स्ट्रॉन्ग या फिर कह लो कि वो वीक इलेक्ट्रिक सिग्नल सिक्रीट कर रहा होता है। तो वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा प्रे है। और अगर उनका जो प्रेडिटर है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है और इस टाइम पर उनको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि ये जो है वो हमारा प्रेडिटर है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइन सिस्टम और मैकेनोरिसेप्टर्स के। मैकेनोरिसेप्शन में किस तरह से इन्वॉल्व होता है इलेक्ट्रोलाइन सिस्टम। बेसिकली ये साइक्लोस्टोम्स में शार्क्स वगैरह में पाया जाता है। इसके पास बहुत सारे हेयर्स की तरह के सेल्स मौजूद होते हैं जो कि मैकेनोरिसेप्टर्स के तौर पर काम कर रहे होते हैं, उनको न्यूरोमास्ट कहते हैं। न्यूरोमास्ट पूरी बॉडी पर मौजूद होते हैं, जस्ट हेड रीजन में मौजूद नहीं होते। तो ये जो न्यूरोमास्ट होते हैं ये काफ़ी सारे जो मैकेनिकल स्टिमुलाई होते हैं इनको रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, यानी कि वाटर की डिस्प्लेसमेंट, वाटर की डिस्टर्बेंस। वाटर की डिस्प्लेसमेंट मतलब कि जो वाटर में जो मूवमेंट आ रही है उस चीज़ को ये जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने इलेक्ट्रिकल सेंसेस में बात की कि वाटर जो है वो अंदर जा रहा होता है, तो इस तरह कुछ पिट्स जो हैं वो कुछ बनी होती हैं एक फ़िश की स्किन के ऊपर, तो उस जो वहाँ पर हेयर सेल्स लगे होते हैं। जब वाटर मूव कर रहा है तो वो हेयर सेल्स में भी वो उनकी पोजीशन में डिस्टॉर्शन आएगी और उससे उनकी सेंसरी रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं। एज अ रिजल्ट वो एक जो है ना वो जनरेटर पोटेंशियल जो है वो जनरेट कर लेते हैं। उसके बाद ये हेयरिंग एंड इक्विलिब्रियम इन द एयर है। इसको जो है वो मैंने लिखा है कि लेट्स टेक अ पिक्चर फ्रॉम द बुक। हम इसको जो है ना वो लास्ट पर अगर टाइम बचेगा तो आज के लेक्चर में देखेंगे, अदरवाइज़ इसको जो है वो हम अपनी नेक्स्ट एक लेक्चर अरेंज करेंगे और उसमें ये मैं जो भी आपके टॉपिक्स बच जाएंगे उसको जो है वो हम डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। अगर आज ही टाइम बचा तो आज ही हम इसको कर लेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं स्किन सेंसेस ऑफ डैमेजिंग स्टिमुलाई। तो डैमेजिंग स्टिमुलाई मतलब कि स्किन को डैमेज करने वाला जो स्टिमुलाई है उसको डिटेक्ट करने के लिए कौन से रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। तो जब कोई चीज़ डैमेज होती है, फॉर एग्जांपल आपकी स्किन कहीं से डैमेज होती है तो आपको वहाँ से पेन होता है। तो डैमेजिंग स्टिमुलाई बेसिकली आपको बता रहा है कि ये पेन रिसेप्टर्स की यहाँ पर बात कर रहा है। तो ये नॉसी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि पेन के लिए डिटेक्ट होते हैं। ये हीट, कोल्ड, इरिटेटिंग, इचिंग, कोई भी ऐसा स्टिमुलाई जो कि पेन कॉजिंग होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए जो है वो नॉसी रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हीट एंड कोल्ड के लिए जो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। तो उसमें जो है वो जस्ट 1 मिनट, ये मिक्स हो गया है। डैमेजिंग स्टिमुलाई में जस्ट नॉसी रिसेप्टर्स आते हैं, बाकी ये टेक्टाइल कार्पसल, बल्ब्स ऑफ क्राउज, ये तमाम जो हैं सारे इनको बच्चे आपने डिस्कस करना है स्किन सेंसर्स ऑफ द मैकेनिकल स्टिमुलाई। ठीक है, मैकेनिकल स्टिमुलाई में आप ये बाकी जो रिमेनिंग तमाम रिसेप्टर्स हैं आप उनको डिस्कस करेंगे। चलिए पहले हम इनको कर लेते हैं। या फिर अगर आप हीट एंड कोल्ड की बात करें तो बच्चे की वही बात है कि हमारे पास हमारी स्किन में थर्मो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो कि कोल्ड के लिए स्पेसिफिक होते हैं, हीट के लिए स्पेसिफिक होते हैं। बाहर जो है वो टेम्परेचर जब आपके बॉडी टेम्परेचर से कम हो जाता है तो उस वक्त कोल्ड रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। जब कोल्ड रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं तो उसका काम होता है कि आपकी बॉडी के अंदर हीट को जनरेट करना, और जब टेम्परेचर आपकी बॉडी के टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है तो हीट रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और उनका काम होता है कि कोल्ड मैकेनिज़्म ऑन करना, यानी कि कूलिंग मैकेनिज़्म ऑन करना, ताकि एक्सेसिव हीट से जो है वो जान छुड़वाई जा सके। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं इनकी टेक्टाइल कार्पसल्स। टेक्टाइल स्टैंड्स फॉर टच। तो टेक्टाइल कार्पसल्स वो होते हैं जो कि
डिफरेंट टच को रिसीव करने के लिए जो है वो यूज़ होते हैं। तो इसमें यहाँ पर टर्म लिखी हुई है कार्पसल। कार्पसल बच्चे वो एक जब आप बात करते हैं ना सेल की, तो एक वो स्पेसिफिक सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस है, तमाम ऑर्गेनेल्स हैं, उसको हम एज अ सेल ले रहे होते हैं। लेकिन जब आप किसी सेल में से न्यूक्लियस निकाल देते हैं तो उसको फिर हम वो एक इमेच्योर एक जो है वो इतना कोई डेवलप सेल नहीं रहता, तब हम उसको कार्पसल का नाम दे देते हैं। उसके बाद जो है वो बल्ब्स ऑफ राउस की बात करते हैं। बल्ब्स ऑफ राउस बेसिकली ये भी मैकेनोरेसेप्टर्स होते हैं और ये डिफरेंट एनिमल्स की जो है ना वो डर्मस में ये पाए जाते हैं। उसके बाद जो है वो ये बेसिकली फिजिकल स्टिमुलाई पोजीशन चेंजेस वगैरह को रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पैक्सिनियन कार्पसल्स की। तो ये पैक्सिनियन कार्पसल्स और साथ में ऑर्गन्स ऑफ रफनाई, ये दोनों मिलकर टच और प्रेशर दोनों को जो है ना वो डिटेक्ट कर रहे होते हैं। और विब्रेसी, इसकी हम बात करते हैं, आप कहते हैं विब्रेसी बेसिकली ये मैमल्स में पाए जाते हैं। ये रिस्ट में, स्नाउट्स में, आईब्रोज में पाए जाते हैं। रिस्ट का आपको पता है, आईब्रोज का भी आपको पता है। स्नाउट्स की हम बात करते हैं, स्नाउट कहते हैं सोंड को। तो जो इन ऑर्गेनिज्म के पास स्नाउट होती है उनके पास भी ये विब्रेसाई मौजूद होते हैं। बेसिकली आपने देखा होगा कि जैसे कैट होती हैं, कैट के फेस पर 3-4 बड़े बड़े से बाल लगे होते हैं, उनको भी आप एज अ विब्रेसी ले सकते हैं। वो भी इनके लिए जो है वो डिफरेंट मैकेनिकल स्टिमुलाई को रिसीव करने के लिए ये रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इकोलोकेशन की। इकोलोकेशन, इको आपको पता होगा कि क्या होती है। आवाज़ का वो जो गूंजना होता है, वो जो आप एक जगह पर किसी भी आप पहाड़ी वगैरह वाले इलाके में जाएं, आप वहाँ पर किसी ऊंचाई पर खड़े होकर कोई आवाज़ देते हैं तो आप फील करते हैं कि वो आवाज़ दोबारा वापस आ रही है। उसको हम क्या कहते हैं? इकोलोकेशन। हम कहते हैं हमारी आवाज़ इको कर रही है। तो बेसिकली उसमें क्या होता है कि बहुत सारे मैमल्स होते हैं, कुछ बैट्स और श्रीव्स वगैरह, ये एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। वो साउंड किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ टकरा के दोबारा वापस आता है, तो वो क्या होती है, उसको हम सोनार कहते हैं। वो साउंड का जो इको करना होता है, जब आप उसको बैट्स के टर्म में बात करते हैं तो उसको हम सोनार कहते हैं। बेसिकली ये हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स होती हैं, बैट्स इनको इमिट करते हैं और ये 2 to 3 मिली सेकेंड्स तक रहती हैं। और उन 2 to 3 मिली सेकेंड्स में ये बार बार रिपीट हो रही होती हैं। और उस रिपीटेड इंटरवल जो होता है वो उससे इस बात का पता चला लेते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल किसी चीज़ के साथ टकरा कर वापस आ रही है तो वो किस चीज़ के साथ टकरा कर वापस आ रही है। देखिए, अगर साउंड जो है वो कहीं बहुत दूर से जाकर टकरा कर वापस आएगी तो वो ज़्यादा टाइम के बाद इको करेगी, लेकिन अगर किसी नज़दीक के ऑब्जेक्ट के साथ टकरा के वापस आएगी तो वो फ़ौरन से इको करेगी, जल्दी इको करेगी। तो इस चीज़ से जो है ना वो इस बात का वो पता चलाते हैं कि किस तरह से वो अपने प्रे को या अपने प्रेडिटर को फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ जी, उसके बाद बात करते हैं हम स्मेल की। स्मेल सेंस ऑफ ऑल्फैक्शन भी आप इसको कहते हैं। तो इसको भी डिटेक्ट करने के लिए डिफरेंट रिसेप्टर्स हमारे जो है वो नेज़ल कैविटी में मौजूद होते हैं। हमारे अलावा मैमल्स के अलावा तमाम वर्टिब्रेट्स की नेज़ल कैविटी के अंदर ये रिसेप्टर्स जो हैं ये मौजूद होते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि ये इसमें बेसिकली ऑल्फैक्टरी नर्व्स होती हैं, डिफरेंट ऑल्फैक्टरी नर्व्स होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जो है ना वो डिफरेंट स्मेल होती हैं। तो इन तमाम को अलग अलग से फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंट जो है वो ऑल्फैक्टरी नर्व्स होती हैं, डिफरेंट नर्व ट्रैक्स होते हैं जो कि ब्रेन तक मैसेज को लेकर जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो सेंस ऑफ स्मेल डेवलप होती है वो डॉग्स में होती है। 40 मिलियन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर इनके पास मौजूद होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि बस ये तो बाय नेचर उनके पास एक गॉड गिफ्ट है। तो आप यही वजह है कि आप जो देख रहे होते हैं अक्सर पुलिस में या किसी भी चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए, जो चीज़ खो गई हो, कोई इंसान खो गया हो, उसको फाइंड आउट करने के लिए आप डॉग्स का यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली इसलिए क्योंकि डॉग्स की जो सेंस ऑफ स्मेल है वो ज़्यादा डेवलप होती है। और उसके बाद इसमें सेंस ऑफ स्मेल में जो चीज़ वो ये है कि इन्वायरमेंट में बहुत सारे एक ही वक्त में वो कहते हैं कि ओडोरेंट मिक्स हुए होते हैं। ओडोरेंट वो चीज़ होती है जो कि स्मेल कॉजिंग होती है, जिसकी एक ओडोर होती है। तो अब इसमें से जो स्पेसिफिक ओडोरेंट आएगा नेज़ल कैविटी में, तो स्पेसिफिक ही जो सेंसरी होते हैं ना सेंसरी न्यूरॉन, वो स्पेसिफिक ही एक्टिवेट होंगे। वो स्पेसिफिक ऑल्फैक्टरी नर्व्स जो है वो मैसेज को कंडक्ट करेंगी। ऐसा नहीं, मतलब वो इंटरमिक्स नहीं होती। हर स्मेल के लिए, जैसे हर टेस्ट के लिए अलग होते हैं, वैसे हर स्मेल के लिए भी अलग से होते हैं। तो इसमें ये होता है। उसके बाद कहता है कि ये बहुत सारे रिसेप्टर्स एक ही वक्त में मौजूद होते हैं जो कि डिफरेंट स्मेल्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं, जो कि डिफरेंट ओडोरेंट मालिक्यूल्स के लिए यूज़ हो रहे होते हैं।
और उसके बाद ऑल्फैक्शन जो होती है वो एम्फीबियंस में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों करती है? मेट रिकॉग्निशन में, साथ में किसी भी नॉक्शियस केमिकल को डिटेक्ट करने में। तो अगर हम रेप्टाइल्स की बात करें तो रेप्टाइल्स के पास होता है जैकब्सन्स ऑर्गन। बेसिकली मौजूद कहाँ पे होता है ये? स्नेक की बात करें या आप लिजर्ड्स की बात करें तो उनके पास ये मौजूद होता है। वहाँ पर ये डिफरेंट जो होती है ना इनकी एयरबोर्न केमिकल्स को ये डिटेक्ट करने के लिए ये मौजूद होता है। तो ये बेसिकली इनके माउथ के अंदर मौजूद होता है। वो होता है क्या है नॉर्मली कि स्नेक है फॉर एग्जांपल, वो अपनी टंग बाहर निकालता है, इन्वायरमेंट के साथ किसी भी चीज़ के साथ उसको लिक करके दोबारा वापस ले जाता है। तो जो भी चीज़ उसकी टंग के साथ चिपकी है फिर वो जैकब्सन आर्गन्स तक जाकर उसको जो है ना वो छोड़ता है। तो जैकब्सन आर्गन उस चीज़ से पता चला लेते हैं कि ये केमिकल है, ये इस चीज़ का है, और इसका इस तरह से जो है ना ये चीज़ इन्वायरमेंट में मौजूद है। ओके, उसके बाद कहता है कि अगर हम टेस्ट की बात करें तो टेस्ट के लिए जो टर्म यूज़ की जाती है उसको हम गस्टेशन भी कहते हैं। गस्टेशन बेसिकली आप कह सकते हो कि ये एक टंग के लिए, टेस्ट के लिए यूज़ की जाने वाली एक टर्म है। तो आई थिंक इट्स इनफ। बाकी जो रह गया है इसमें टेस्ट रह गया है, विजन का रह गया है और हेयरिंग का थोड़ा सा रह गया है। ये इंशाल्लाह मैं आपको एक नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिटेल में बता दूंगी। इट्स इनफ फॉर टुडे। अगर इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी चीज़ जो ना समझ आ रही हो तो आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। अपना ख्याल रखिएगा।